ये लीजिए मम्मी जी, सामान की लिस्ट बना दी है। ये कुछ ज़रूरी सामान है जो मंगवाना है। शांति ने लिस्ट अपनी सास सुधा जी के हाथ में थमा दी। सुधा जी ने चश्मा ठीक किया और गहरी नज़रें गड़ा के हर सामान पढ़ा। फिर पेन लाने को कहा। ये दाल 2 किलो की क्या ज़रूरत है, 1.5 किलो ही बहुत है। और ये मूंगफली भी आधा किलो ज़्यादा है, ये भी कम करो। 5 किलो घी, बहुत तो इस घर को ही डुबा देगी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो इतना सामान लिख दिया। मैं नहीं रही तो तू इस घर को ही बेच कर खा जाएगी। तुझे क्या पता कितनी मुश्किलों से मैंने ये घर बनाया है, इसका एक एक सामान सजाया है। तेरी तरह राशन पर इतना पैसा फूंकती तो ये घर ना बन पाती। लेकिन मम्मी जी, मूंग की दाल पापा जी के सेहत के लिए अच्छी रहेगी, उन्हें पचाने में भी आसानी रहेगी। और मूंगफली तो रोज खाना चाहिए, इससे प्रोटीन मिलता है। अब मूंगफली बादाम से तो सस्ती ही आती है। और अभी सर्दियों में आप लड्डू तो बनाओगे, इसलिए इकट्ठा घी सस्ता पड़ेगा। अब 1-1 किलो घी लेना तो महंगा ही पड़ेगा। शांति ने समझाना चाहा, तभी सुधा जी फिर से गुस्सा करने लगती है। तू अपनी गणित अपने पास ही रख, इकट्ठा घी लाना भी महंगा होगा। और तू मुझसे बहसबाजी मत कर। ये घर मेरा है तो मेरे हिसाब से ही चलेगा। जिस तरह सामान हर महीने आता है उसी तरह से आएगा। तू मेरी रसोई में ज़्यादा दखल अंदाजी मत किया कर। अपना खाना बना और मुंह बंद रखा कर। सुधा जी के कहने के बाद शांति फिर से चुप हो गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उसको इस तरह से डांटा गया हो। सुधा जी की तो आदत ही हो गई है। वो अपनी बहू को अपने पैरों की जूती समझती है और उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करती है। हर समय ताने देना, अपमान करना उनकी आदत में है। शांति भी कुछ तो संस्कारों की वजह से सब सहन कर रही थी और कुछ उसकी मजबूरी थी। उसका पति मुकुल ज़्यादा कुछ कमाता नहीं था। ससुर सुरेश जी की तो सरकारी नौकरी थी, पर मुकुल ज़्यादा नहीं पढ़ा तो उन्होंने ही एक बिजली की छोटी सी दुकान खुलवा दी। बस वो उसी पर सुबह शाम बैठता था, पर कमाई इतनी भी नहीं थी कि दोनों जनों का पेट भी भर सके। घर का सारा मोटा खर्चा मुकुल के पापा ही उठाते थे, इसलिए वो और शांति उनसे दबकर रहती थी। उसके अलावा सुधा जी की ही घर में चलती थी। वो पूरे घर को अपनी उंगली पर रखती थी और सब घर वालों को नचाती थी। सुधा जी एक ही बेटा है। मुकुल पढ़ाई में ठीक ही था तो ज़्यादा ऊंची पढ़ाई नहीं कर पाया और घर पर ही रहा। अब भला बेरोजगार लड़के से कौन अपनी लड़की की शादी करता। सुधा जी ने जिद की और एक दुकान किराए पर ली और उसमें ही बिजली का सारा सामान भरवा दिया, ताकि इसी बहाने मुकुल व्यस्त रहे। शादी तो उनको भी बेटे की करनी थी। कोई भी लड़की वाला आता तो यही कहता, एक ही बेटा हमारा, आगे पीछे जो भी है सब इसका ही है। कमाई का तो क्या है, दुकान तो चल रही है और मेरे पति का भी सरकारी नौकरी है। बुढ़ापे में हमें तो पेंशन मिलेगी तो आपकी बेटी पर भार नहीं आएगा। वो हमारी जिम्मेदारी से तो मुक्त रहेगी। इतना बड़ा घर भी है और रहने वाले हम 3 लोग हैं। आपकी बेटी आएगी तो हमारे घर पर राज ही करेगी। ये घर सोना चांदी सब उसका ही होगा। शांति के पिता ने ये सब सुना तो उन्हें लगा कि उनकी शांति तो इस घर पर राज ही करेगी, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। शांति को ये रिश्ता पसंद नहीं था, पर उसकी बड़ी बहन मानसिक रोगी थी। पापा मम्मी उसके कारण तनाव में रहते थे। बहुत जगह इलाज करा चुके थे, बहुत सा पैसा भी लगा चुके थे। ऐसे में उनके लिए शादी करना आसान नहीं होगा। पर बेटी की शादी तो करनी ही है और छोटी बहन भी कब तक कुंवारी बैठी रहेगी। सब कुछ सोच समझकर देखभाल करके
शांति के पापा ने हामी भर दी, पर वो ये भूल गए कि लड़की की शादी के लिए घर परिवार और ससुर जी की नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़की की काबिलियत और उसकी कमाई देखी जाए। आखिर लड़की को ज़िंदगी लड़के के साथ ही बितानी है। पति की कमाई हो तो वो सिर ऊपर उठा के चल सकती है, गर्व से जी सकती है। शांति और मुकुल की शादी हो गई। शुरुआती दिन तो अच्छे रहे, पर बाद में उसकी सास ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। उसकी सास उसकी हर बात और हर काम में टोका टोकी करने लगी थी, जो उसके लिए असहनीय थी। हर बात में वो ये जताने लगी थी कि उनका पति कमा रहा है तो उसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। शांति चाय बनाती तो सुधा जी टोक देती, थोड़ा दूध कम डाला कर, दूध आजकल बड़ा महंगा हो गया है, कपड़ों पर ज़्यादा साबुन मत घिसा, तेरे ससुर जी बड़ी मेहनत से कमा कर लाते हैं, ज़्यादा देर तक लाइट पंखा मत चलाया कर, अब बिजली का बिल मुकुल तो नहीं भर देगा, ये टीवी देखना तो लाइट की बर्बादी है, इन सब से कुछ मिलता नहीं है। शांति का जीना मुश्किल हो गया था। वो मायके भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसके मायके वाले वैसे ही बड़ी बेटी की बीमारी से बहुत परेशान थे। शांति छुपकर आंसू बहा लेती थी। अब सास तो रोज ही ये जताती थी कि घर उसके पति की कमाई से नहीं चल रहा है। सच है, जो ज़्यादा कमाता है वो उसके सिर पर सवार रहता है। सुधा जी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया और उधर मुकुल की कमाई भी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, इसलिए वो अपना दबदबा बनाए रखती थी। मुकुल सुबह का गया रात को घर आता था। वो अपनी पत्नी को भी कहीं घुमाने या सिनेमा दिखाने भी नहीं ले जाता था, क्योंकि थोड़ी बहुत जो दुकान से कमाई होती थी वो दुकान का किराया भरने में ही काम आ जाती थी। और ऊपर से मुकुल के पापा अपनी कमाई में से पैसा देते थे। शांति का जीवन एक मशीन की तरह हो गया था। सुबह जल्दी उठो, सारे काम करो, दिन रात सांस के ताने सुनो। एक खुली जेल में वो सजा काट रही थी, पर उसके मन की सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेले में आंसू बहाकर रह जाती थी। मुकुल से क्या कहती, वो तो खुद अपने काम से रात तक घर आता था और सुबह जल्दी जाकर दुकान खोल देता था। शांति एक दिन खाना बना रही थी तो सुधा जी रसोई में आकर बोलती है, थोड़ा देखभाल के सामान काम में लिया कर, इतनी महंगाई का ज़माना है और ये पापड़ सेकने की क्या ज़रूरत है, बेकार में ही सलाद काट रही है। कोई चीज़ मुफ्त में नहीं आती है, रोज़ रोज़ दाल बनाने की भी क्या ज़रूरत है। तेरे पापा जी और मैं तो कितना कम खाते हैं। घर में जो सबसे ज़्यादा कमाता है, जब वही नहीं खाए तो बाकी चीज़ें बनाने का क्या मतलब है। और तेरे पापा जी और मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, मत बनाया कर। पहले जो ज़्यादा कमाता है उसका ध्यान रखा कर। मुकुल के लिए दुकान टिफ़िन भेजकर भरने की क्या ज़रूरत है, वो वहाँ दिन भर बैठा ही तो रहता है। शांति ये सुनकर चौंक गई। सुधा जी उसे हर बात में टोका करती थी और शांति के मन को यही बात कचोटती थी। वो बेहद दुखी रहने लगी थी। घर का काम तो हो जाता था, उसके बाद शांति अपने कमरे में ही रहती थी। उसकी पढ़ाई शादी के कारण अधूरी रह गई थी, जिसे वो पूरा करना चाहती थी। उसने अपनी सास को अपने फैसले के बारे में बताया तो वो भड़क गई। अब भला पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी, शादी तो तेरी हो गई, तू घर ही संभाल। पर इस मामले में शांति के ससुर जी ने उसका साथ दिया। तुम्हें क्या है, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। उसके बाद बचे समय में ये पढ़ना चाहती है तो क्या बुराई है। हमारा बेटा तो नहीं पढ़ पाया, कम से कम बहू तो पढ़ लेगी। हो सकता है ये पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो हमारे मुकुल का भी भाग्य खुल जाएगा। ससुर जी की सहमति मिलते ही वो पढ़ाई में जुट गई और उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली। डिग्री पूरे करते ही सुरेश जी ने उसे प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया और कुछ महीनों बाद शांति की सरकारी नौकरी लग गई।
ये बात उसकी सास को हजम नहीं हुई। पढ़ाई तक तो ठीक था, पर अब बहू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा और वो किस पर राज करेगी। मुकुल अपनी पत्नी की सफलता से बहुत खुश था। वही सुरेश जी ने बहू को सारा आशीर्वाद दिया, पर सुधा जी अड़ गई कि बहू नौकरी नहीं करेगी। ठीक है, पढ़ाई कर ली, परीक्षा दे दी, नौकरी भी लग गई, पर नौकरी करना ज़रूरी तो नहीं है। तेरे ससुर जी कमा रहे हैं, हम खुद भी खाएंगे और तुझे तेरे पति को भी खिलाएंगे। मम्मी जी, खाना तो भिखारी को मंदिर के बाहर ही मिलता है, पर पेट भरना ही काफ़ी नहीं है। उसे कितनी बार दुत्कारा जाता है, भीख के लिए सुनाया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसका अपमान किया जाता है। शांति ने कहा, मैं भी यही सब सहन कर रही हूँ। मैं इस घर में रहती तो हूँ, खाना भी खाती हूँ, पर वो इज्जत की रोटी नहीं होती है, क्योंकि वो रोटी मेरे पति की कमाई से नहीं, मेरे ससुर जी की कमाई से आती है, और उसके लिए मुझे ताने दिए जाते हैं। मैंने सब सहन किया क्योंकि मैं तब मजबूर थी, पर अब मजबूर नहीं हूँ। अब मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं इज्जत की रोटी खा सकती हूँ। मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी क्योंकि उनकी मजबूरी थी। मैंने मम्मी पापा का मन रखने के लिए शादी की थी। मुझे लगा था कि चलो कोई ना, एक ही बेटा है तो मेरी सास अपनी बहू की लाड़ करेगी, पर आपने तो मुझे दिन रात ताने दिए कि मेरा पति कमाता नहीं है। पर मम्मी जी, मुकुल जी मेरे पति बनने से पहले आपके बेटे हैं। मैं भी कह सकती हूँ कि जब आपका बेटा इतना कमाता नहीं है कि वो अपनी पत्नी का पेट भर सके, तो आपने शादी क्यों की? क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की? क्या बहू को ताने देने के लिए ही ससुराल लाया जाता है ताकि वो ये सब सहन करती रहे? इन सब के बीच में मेरा क्या दोष है जो मुझे हर बात के लिए सुनाया गया? आखिर क्यों? आप मुझे कोई चीज़ प्यार से भी तो बता सकती थी। आप मुझे समझा भी सकती थी, कह सकती थी कोई बात नहीं, अभी मुकुल की कमाई कम है तो क्या हुआ, आगे बढ़ जाएगी। ये दिलासा भी दे सकती थी कि अभी तो मैं और तेरे ससुर जी हैं, तो तू किसी बात की फ़िक्र मत कर, हम सब देख लेंगे, संभाल लेंगे। इन सब से मुझे कितनी हिम्मत मिलती। मैं आपके दिल से इज्जत करती, पर अब मैं और नहीं सहन करूँगी। मैं नौकरी करूँगी और मैं अपना घर अलग कर लूँगी, जहाँ मैं इज्जत की रोटी खा सकूँ। ये सुनते ही सुधा जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो मन ही मन ग्लानि महसूस कर रही थी। तभी सुरेश जी बोले, बहू तुम नौकरी करो, पर अलग घर की ज़रूरत क्या है, यही सब साथ में रह लेंगे। पापा जी, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी ही वजह से हूँ। आप मुझे प्रेरणा नहीं देते तो मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन मैं अलग घर लेकर रहूँगी, चाहे आपके सामने वाला घर ही ले लूँगी, ताकि वहाँ मैं इज्जत से अपनी मर्ज़ी से रह सकूँ। अब मैं नौकरी करूँगी तो दिन भर बाहर रहूँगी, घर पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी, फिर से घर में कलह होगी, वो सब मैं नहीं चाहती हूँ। इससे अच्छा है हम आमने सामने रहे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनकर रहेंगे, पास भी रहेंगे और दूर भी रहेंगे। मम्मी जी अपना घर संभालेगी और मैं अपना घर संभालूंगी। मुकुल भी चुपचाप खड़ा था। वो अपने मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोलता था, पर उसे भी पता था कि सुधा जी शांति के साथ में कैसा व्यवहार करती है। उसने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। शांति ने ऑफिस जाने से पहले घर के सामने ही एक घर किराए पर ले लिया और वहाँ अपने पति के साथ इज्जत से रहने लगी। पाठकों, बेटा कमाता नहीं हो या कम कमाता हो तो उसका दोष बहू को क्यों दिया जाता है? सास ससुर जैसे दुख में अपनी बेटी का साथ देते हैं, वैसे ही बहू का साथ क्यों नहीं देते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।